हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट माय पाउंड गोल। हालांकि आपको पता है कि जेईई मेन का एग्जाम नजदीक है, एएमयू बीटेक का एग्जाम नजदीक है और नीट का एग्जाम नजदीक है। तो एएमयू बीटेक वाले भाई लोग सुन लो, मैं एक रैपिड टेस्ट सीरीज रैपिड रिवीजन सीरीज लेके आया हूं जिसका नाम है फार्मूला मास्टर बाय संदीप विश्वकर्मा। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि मैं आपको हर चैप्टर का फार्मूला सिखाऊंगा, उस पे जो क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे गए हैं और एएमयू में पूछे गए हैं और जो नीट में पूछे गए हैं उसको मैं करवाऊंगा। तो देखो, पहले मैं करवाऊंगा कि पहले मैं आपको फार्मूला मास्टर का फार्मूला सिखाऊंगा, उसके बाद से फार्मूला सिखाने के साथ साथ जेईई मेन के क्वेश्चंस को मैं क्लास में ही ले लूंगा। और उसके बाद क्या होगा कि मैं आपको एक फार्मूला की सीट दूंगा। जैसे फार्मूला की सीट आपको दिख रही होगी, ये मैंने अपने खुद इन्हीं हाथों से बनाए हैं और इतना सफिशियंट है एक डिसेंट रैंक लेके आने के लिए। एएमयू बीटेक में तो बहुत ज्यादा है। एएमयू बीटेक अगर तुम इतना करके जा रहे हो तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। इससे ज्यादा में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ आएगा। हाँ, एक डिसेंट मार्क्स लेके आने के लिए तो ये भी ठीक है जेईई मेन के लिए। और नीट में बहुत ठीक है, मतलब जितने न्यूमेरिकल होंगे सारे इससे लग जाएंगे, तो नीट वाले भी इस पे भरोसा कर सकते हैं। और एएमयू के लिए तो ये सफिशियंट होगा इतना करके जाना। अब तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपके क्लासेस लूंगा। अब क्लास लेने के बाद से ये 60 नोट मैं ऐप पे डाल दूंगा, ऐप पे जाके आप डाउनलोड कर लेना। अब क्लास में आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद 60 नोट वहां से जाके डाउनलोड करके एक बार रिवाइज करना है और फिर अपने पीवाईक्यू को लगाना है। बहुत वक्त बचा नहीं है, तो अगर आप जेईई मेन के हैं तो जेईई के पीवाईक्यूज लगा डालिए। आप एएमयू पे हैं तो मेरा वीडियो देखने के बाद शॉर्ट नोट रिवाइज करने के बाद एएमयू के सारी पीवाईक्यूज लगा डालिए। और एएमयू के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे कहाँ, तो भैया वो मिलेंगे हमारे ऐप पर, और ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे। और उससे अच्छी बात, डीपीपी उससे पहले लगा लीजिएगा, और डीपीपी मैंने ऐप पर ऑलरेडी में अपलोड कर लिया हूँ। बेसिक सवाल है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो लोग नीट के हैं तो वो लोग अपने पीवाईक्यू लगा ले। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से लगा लेते हैं तो इजीली आप क्वालिफाई कर लेंगे एएमयू बीटेक को। तो आप इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करिए। बाकी क्या पढ़ाना है मुझे पता है और उससे सवाल फंसेगा, तो मैं 20-25 मिनट का छोटा छोटा वीडियो टॉपिक वाइज बनाते चल रहा हूं, और टॉपिक वाइज आप पढ़ते चलिए और क्वेश्चन लगाते चलिए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, क्या है कि आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज अ वेरी इजी चैप्टर। ये हमने चैप्टर चूज किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फॉर्मूला मास्टर बाय संदीप विश्वकर्मा। और आज का जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन एंड लेंज लॉ। ये दोनों के दोनों लॉ बहुत ही ज्यादा इजी लॉ है। मतलब इन दोनों, देखो अब तक जो एमयू बीटेक में सवाल है वो मुझे 2 से लेके 4 क्वेश्चन हर साल दिखा है, हर साल दिखा है ये छोटे से चैप्टर में। ईएमआई प्लस एसी मिला के, ईएमआई प्लस एसी मिला के 4 क्वेश्चन तक आना है। और एवरेज लगभग लगभग 3 सवाल, मतलब ये 2 चैप्टर मिला के आ ही जाता है। तो 4 क्वेश्चन तक मैक्सिमम, सॉरी 4 कह रहा हूँ, मैक्सिमम अब तक 5 आया है और एवरेज 3 आया है और मिनिमम 2 सवाल आया है। तो एमयू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इम्पोर्टेंट, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। नीट में तो सवाल बच ही नहीं सकता है, और जो लोग सीयूईटी की कर रहे हैं वो लोग भी देखें, उनके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेरा पूरा का पूरा लेक्चर है, इससे देखने के बाद आप न्यूमेरिकल इजीली लगा पाओगे। मतलब एक रैपिड रिवीजन है, और उसके बाद से आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत हद तक सॉल्व कर पाओगे। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज, अब ये जो ईएमआई पूरा बेस्ड है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। ये मेरे नोट्स का, ये नोट्स मैंने ऐप पे ऑलरेडी डाल रखा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जिस तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हो, उसी तरीके से मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है भैया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता कुछ नहीं है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया को परपेंडिकुलरली कितना पेनिट्रेट करके जा रही हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और इसका फार्मूला, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता था, वो होता था ई डॉट ए, यही होता था ना, जिसको हम कहते थे ई ए कॉस थीटा। उसी तरीके से फाई बी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है बी डॉट ए, इसको कहते हैं। अब जब भी डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो क्या लगाते हो, कॉस थीटा लगाते हो, तो दैट इज बी ए
cos थीटा। तो फाइव बी की वैल्यू है। अब ये जो फाइव बी है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पूरा मैग्नेटिज्म इसी पे बेस्ड है। अबे फाइव बी कैलकुलेट करना हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में सीखा था, और जिन लोगों ने नहीं सीखा है उनको अभी मैं मैग्नेटिज्म की वीडियो बनाऊंगा। मैग्नेटिज्म जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं मतलब मैं पूरे 12th का रैपिड रिवीजन कराने वाला हूँ, जेई मेन से पहले पहले तक। तो क्या होगा ना, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा और तुम वहां से जाके देख लेना फाइव बी कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाइव बी कैलकुलेट करने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक्चुअली फाइव बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी है, रियल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी है। लेकिन सपोज दैट अगर बी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अरे सिंपल सा लॉजिक है, तुम ही सोचना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी है, तो ये डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या लिखोगे, बी डी ए कॉस थीटा। और मान लो अगर बी क्या है, कांस्टेंट है, तो बी तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा तो बाहर आ जाएगा क्योंकि एंगल भी कांस्टेंट है, दिस इज डी ए। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, किसी भी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, ए होगा, तो दैट विल बी ए कॉस थीटा। तो हम इस पे ज्यादा अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला अपने को याद रखना है। फॉर्मूला सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो फॉर्मूला है। अब जिस तरीके से अब तुमसे यहां से एक क्वेश्चन बना लेगा, पहला सवाल यहां से बना लेगा कि भैया आप मुझे ये बता दीजिए कि जो फाइव बी है, फाइव बी क्या है, व्हाट इज फाइव बी, फाइव बी व्हाट इज, फाइव बी इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका आप ये मुझे बता दीजिए कि इसका यूनिट क्या होगा। तो देखो इसका यूनिट जो होता है ना वो होता है वेबर। क्या होता है भैया, वेबर। और इसका दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो यार डायमेंशन बहुत इजी, बहुत ही अच्छी बात है। फाइव बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो अगर तुम्हें फाइव का डायमेंशन चाहिए तो क्या लिखना होगा, बी का डायमेंशन, अल्फा निकाल के बताओ, मेरे साथ निकालें आप लोग, आप सारे लोग निकालें। और कॉस थीटा का डायमेंशन क्या होगा, दिस इज अ डायमेंशनलेस। तो ए का डायमेंशन तो आपको अपने को पता है, दिस इज ए इज व्हाट, ए इज एरिया, कि कितने एरिया क्या बता रहा है कि कितने एरिया से मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वही वाला एरिया काउंट करना होता है। और बी क्या है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। जिस मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ना। जैसे फ्लक्स कुछ नहीं होता है, जैसे मेरा फोन है, अब मेरे फोन से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके परपेंडिकुलर, इसको क्रॉस करके पेनिट्रेट करके निकल रही हैं, उसका जो माप होगा वही फ्लक्स होगा बस। तो अब ये जब तक फील्ड नहीं होगा तो फील्ड लाइंस कहां से होंगी, तो इसका मतलब फील्ड रहा होगा। तो इसका फॉर्मूला जो बनाया गया वो बनाया गया बी ए कॉस थीटा, या इंटीग्रेशन ऑफ रियल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। तो उसको हमने सॉल्व किया तो क्या निकला, बी ए कॉस थीटा। तो अब हमें क्या निकालना है, बी का डायमेंशन। तो बी का डायमेंशन क्या होगा, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ बराबर आई बी एल, पढ़ा था ना। तो यहां से बी का डायमेंशन निकाल लो, एफ बाई आई एल, ठीक है। ए फॉर्मूला हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, जिसको याद है ठीक है, जिसको नहीं याद है वो कोई और फार्मूला सोचे अपने दिमाग में। यू कैन थिंक ए लॉट, मतलब बहुत सारे फार्मूला है, कोई भी सोच सकते हो। तो बी का हो गया फोर्स का डायमेंशन अपन आई इंटू एल का डायमेंशन, और एरिया का डायमेंशन होता है मीटर स्क्वायर, ठीक। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी पे -2 अपन आई का कुछ नहीं होता है, एम्पियर होता है। एल का लेंथ होता है, और ऊपर क्या है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, एल का स्क्वायर। ये डायमेंशन है, एक कट गया, ऊपर जाएगा तो एक को ऊपर लेके जाओ, तो हो जाएगा एम, ए पे -1, एल पे -2, और एक है टी पे -2, और एल पे एल का स्क्वायर। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर, टी पे -2, ए पे -1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज आवर आंसर। अगर गलत हुआ होगा तो देख लेना, ठीक है, मुझे ऐसा पॉसिबल है कि मुझसे भी गलत होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा डायमेंशन और यूनिट इसका पूछता है, ठीक है। एक सिंपल प्रॉब्लम था जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, छोटे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेता है कि इसका यूनिट क्या है, वेबर किसका यूनिट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या होता है ना कि इसका सीजीएस अगर यूनिट पूछेगा, अगर कभी तुमसे पूछ लिया कि भैया सीजीएस मात्रक क्या है, इसका सीजीएस क्या है, तो दैट इज मैक्सवेल। और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है, क्योंकि हमें पता है बी का यूनिट क्या होता है, गॉस
हमें सीरियस यूनिट बी का पता है, गॉस होता है, और ए का सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। तो इसका सेंटीमीटर गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है अगर कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में दिया गया है तो। अब चूंकि हम सिर्फ यहाँ सवाल की बात कर, रिवीजन है, तो किसी टॉपिक से मैक्सिमम कितने टाइप के सवाल बेसिकली बन सकते हैं हम सब की बात करेंगे, और तुम्हें सब समझ में आ जाएगा बेसिक A to Z। आपको समझ में आ रहा है भाई? बताएं आप लोग, बताएं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अरे बोलो भाई लोग, हेलो या ओके। अब इसके बाद से अभी जो फ्लक्स है ना, बहुत ही खतरनाक चीज था। क्या हुआ था ना कि ओरिस्टॉट का अब जो प्रयोग था, मतलब बहुत लोगों ने इस पे प्रयोग किया। मैं डीप में नहीं जाऊंगा, मैं जो डीप लेक्चर मतलब अगर डीप में देखना है तो मेरे डीप लेक्चर को देखो, मैंने डीप लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है ऐप पे, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हर बच्चे के लिए, जे नीट एएमयू बीटेक एमयू बीएससी सीयूईटी फॉर एवरीवन। आप जाके देख सकते हो, बोर्ड वाले भी जाके देख सकते हो। बट हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चंस की कैसे बनते हैं। तो देखो यार जी, जब फ्लक्स में चेंज होता है ना, बहुत तरीके की बातें होने लगती हैं। देखो जब भी फ्लक्स में चेंज होगा, जब भी फ्लक्स में चेंज होगा ना, तो फ्लक्स में चेंज को अपोज करने के लिए फ्लक्स में चेंज होगा तो एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। और ये इंड्यूस ईएमएफ इसीलिए जनरेट होता है कि फ्लक्स में चेंज ना हो। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट था, ध्यान से सुनना क्या हुआ था, ध्यान से सुनना क्या हुआ था। ये मान लो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। जैसे मान लो एक साइंटिस्ट था जिसके हाथ में एक चुंबक था, और यहाँ पे एक था क्वाइल, और क्वाइल में लगा था गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर लगा था तो गैल्वेनोमीटर लगा था, अब गैल्वेनोमीटर या अमीटर मान लो, दिस इज अमीटर, यहाँ पे लगा था अमीटर, यहाँ पे लगा था अमीटर, इसको मान लो बोला गया अमीटर। अब क्या हुआ ना कि ये जो साइंटिस्ट भैया थे, मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, मान लो इन्होंने नचा के जो ये चुंबक है इसको फेंका। अब जब नचा के फेंका बहुत तेज, तो बहुत ही तेज वेलोसिटी से इसके पास से गुजरा, तो इसकी सुई क्या हो गई, हिलने लगी। अब जब इसकी सुई में डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस चुंबक ने इसको क्रॉस किया तो क्या हुआ है, इसमें करंट पैदा हुआ है। तो यार करंट अपने आप पैदा हो जाएगा क्या? नहीं, करंट तभी पैदा हो सकता है जब पोटेंशियल कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस आया हो, मतलब पोटेंशियल पैदा हुआ हो। तो इसका मतलब इसमें, इस कुंडली में, या फिर इसको कह लो इस कॉइल में, या इस सर्कुलर रिंग में क्या हुआ है, जैसे ही चुंबक इसको क्रॉस किया है बहुत तेज, तो इसमें एक करंट पैदा हुआ है। इसका मतलब एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, एक वोल्टेज इंड्यूस हुआ है। तो एक इसके एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक, अब इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, रिंग था, अब यहां से मैग्नेट गया, इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड था नहीं, बाद में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मतलब इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो यहाँ पे देखा गया कि इसमें करंट बहने लगा। तो करंट बहने का साफ रीजन था कि इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ है। अब इसी पे फैराडे जी ने काम किया, बहुत बड़ा काम किया, और उन्होंने बताया कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या, शुरू में मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, अब जैसे जैसे चुंबक पास आया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगा, और जैसे जैसे चुंबक कुंडली से दूर गया मैग्नेटिक फील्ड घटने लगा। तो उन्होंने बोला एक्चुअली आप लोगों ने क्या किया है ना कि इस कुंडली के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है, मैग्नेटिक फील्ड को छेड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने की वजह से फ्लक्स में चेंज हुआ है। अब चूंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं। तो शुरू में जब चुंबक बहुत दूर था तो एक को लाइन पास नहीं हो रही थी, और जैसे जैसे ही पास आता गया ज्यादा नंबर ऑफ लाइन पास होती गई। तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइन पास होने का मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ने का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज हो रहा है। और जब फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इस बोला कि भैया फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो इसके वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया। और चूंकि ईएमएफ मतलब वोल्टेज, और अगर वोल्टेज जनरेट होगा तो क्या होगा, करंट बहेगा ही बहेगा, क्योंकि ये क्लोज पाथ है। तो इस तरीके से करंट इसमें बहा, और वो करंट हमें गैल्वेनोमीटर या मीटर के थ्रू दिखा। कितने लोगों को फैराडे का लॉ कॉन्सेप्ट समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये फैराडे जी का कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने बोला कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ये कुछ नहीं होगा, ये होगा माइनस डी फाई बाई डी टी, ये होगा माइनस डी फाई बाई डी टी। अब माइनस चिन्ह क्या बताता है, माइनस चिन्ह बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ इस कदर पैदा हुआ है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज कर रहा है, या फ्लक्स में चेंज होने का अपोज कर रहा है। एक्चुअली माइनस जो है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आया था, अभी हम बात करेंगे लेंज लॉ
एक्चुअली हम इसी में मिला के लेंज लॉ को लिख रहे हैं। अभी तुम्हें बात समझ में आएगा कि एक्चुअली जो रेट होगा चेंज होने का ना, वो ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन ये जो ईएमएफ होता है इसके निगेटिव साइन के बराबर होता है। मतलब ये फ्लक्स में चेंज होने नहीं देना चाहता है, ये फ्लक्स में चेंज का विरोध करता है। ईएमएफ पैदा ही इसलिए हुआ है कि फ्लक्स में चेंज का विरोध करे, ठीक है, इसीलिए हम माइनस चिन्ह लगा रहे हैं। अब जितना तेज, जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा, जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा उस रेट से ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब अगर तेज फ्लक्स में चेंज हुआ तो ज्यादा ईएमएफ, कम 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 डी फाई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज कॉल्ड ईएमएफ। सिंपल सा लॉजिक, बात समझ में आ रहा है। अब देखो इसका मैग्न, अब चूंकि तुम बताओ फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, तो मैं ई बराबर लिख सकता हूं माइनस डी बी ए कॉस थीटा अपॉन डी टी, समझे। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, डी फाई बाई डी टी। और इसका जो डायरेक्शन है, अब चूंकि ये जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ है किधर के तरफ होगा, एक किधर के तरफ होगा, इसको हम लेंज लॉ के हिसाब से देखेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ जनरेट किस डायरेक्शन में होगा। मतलब डायरेक्शन मतलब क्या, जैसे मान लो एक कॉइल था, तो जब यहां से चुंबक गुजरा तो करंट किस दिशा में बहेगी, मेरे कहने का मतलब है करंट इधर से इधर बहेगी या इधर से इधर बहेगी, इसको लेंज लॉ से हम देखेंगे। तो अभी लेंज लॉ आगे आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए तुम्हें ये याद रखना है कि क्या है, अभी के लिए तुम्हें ये याद रखना है कि इंड्यूस करंट कभी भी अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा तो इंड्यूस करंट भी जनरेट होगा अगर पाथ क्लोज है तो। और निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट ईएमएफ अपोज द चेंज इन फ्लक्स। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ईएमएफ अपोज द चेंज इन फ्लक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब देखो यार, फ्लक्स में चेंज हुआ ना तो बहुत सारे कांड होगा। फ्लक्स में चेंज होगा तो पहला क्या हो जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, जिसको हम लिखेंगे माइनस डी फाई बाई डी टी। अब जब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा तो तुम बताओ क्या इंड्यूस करंट नहीं जनरेट होगा, बिल्कुल जनरेट होगा। कितना होगा, करंट कितना होता है, ये होता है वी बाई आर, और भी क्या है यहाँ पे ई है, और आर जो उसका रेजिस्टेंस होगा खत्म बात। और ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी। अब एन कहां से आया, क्योंकि अगर क्वाइल एन क्वाइल होता तो एन बार इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता, ठीक है। इंड्यूस माइनस एन डी आई बाई डी टी होता, लेकिन चूंकि एक बार था तो हम सिर्फ डी आई बाई डी टी लिखे। जैसे देखो अगर क्वाइल एक हो तो ई बराबर होगा माइनस डी फाई बाई डी टी, लेकिन अगर एन नंबर ऑफ क्वाइल हो तो ई बराबर होगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी, समझे। और दूसरा क्या है, अगर वोल्टेज जनरेट हुआ है, किसी के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हुआ है तो करंट पैदा होगा, तो करंट होता है वी बाई आर। अब चूंकि करंट अपने आप तो पैदा नहीं हो गया होगा, पक्का चार्ज भागा होगा। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होता है, तो अगर कहीं करंट पैदा हो रहा है तो इसका मतलब वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए होंगे, वहां चार्ज पैदा हुआ होगा। और Q बराबर क्या होता है, डी क्यू बराबर क्या होता है, आई डी टी। तुमने बात पढ़ी होगी Q बराबर आई टी, कितने लोगों ने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू आई टी पढ़ा है। तो चूंकि यहाँ पे चीजें डिफरेंशियल फॉर्म में है, अच्छा 10 में नहीं पढ़ रहे हो तो, क्योंकि देखो करंट होता ही क्या है, करंट कुछ नहीं होता है, चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट। तो मैं यहां से डी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, आई डी टी, आई डी टी। तो अब डी टी आई की वैल्यू यहां से रखो, आई की वैल्यू तुम रखो, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा आई, आई की जगह पे क्या रखूंगा मैं, माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी। डी टी ने डी टी को मार दिया, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन बाई आर फाई। बात समझ में आ रहा है, माइनस एन बाई आर इंटीग्रेट कर दो ना, इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा माइनस एन बाई आर इंटू फाइव। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, ओके। अब चूंकि करंट चार्ज पैदा हुआ, इंड्यूस देखो फ्लक्स में चेंज हुआ तो क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, इंड्यूस करंट जनरेट हुआ, और इंड्यूस चार्ज जनरेट हुआ। अब जब करंट किसी, मान लो कोई सर्किट था, इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ तो इसमें इंड्यूस करंट जनरेट हुआ। अब जब इंड्यूस करंट जनरेट हुआ है, अब इंड्यूस करंट जनरेट हुआ है, तो तुम मुझे बता दो क्या इसके क्रॉस इंड्यूस पावर नहीं जनरेट होगा। तुम बताओ भाई, पावर जनरेट होगा ना, ऑफ कोर्स भैया होगा, पावर बराबर होता है भी इंटू आई। तो भी क्या है, भी यहाँ पे ई है, और ई को लिखते हैं सब लोग माइनस डी फाइव बाई डी टी, और आई को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी फाइव बाई डी टी अपन आर। तो ये हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है,
कितने लोगों को समझ में आया? ये पांचों चारों चीज, ये चारों चीज कितने लोगों को समझ में आया? 1 2 3 4। और इनमें से किसी भी चीज में से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये था फैराडे का लॉ, ये फैराडे का लॉ था। कितने लोगों को समझ में आया? आपको समझ में आया जी? आप लोगों को समझ में आया? अरे फैराडे लॉ समझ में आया? फ्लक्स और फैराडे लॉ समझ में आया कि नहीं आया? भाई लोग सो रहे हैं क्या आप लोग? हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो हेलो हेलो, आई डोंट नो, नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। ओके, आई एम हेलो। चलो भाई, अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। जैसे ये सवाल है जेई मेन का, अब इन्हीं पे बेस्ड है। एक्चुअली इन्हीं पे बेस्ड है। बोल रहा है कि इन द फिगर, एक्चुअली अब देखो ध्यान से तुम मेरी बात को सुनना, ध्यान से तुम मेरी बात को सुनना। यहाँ पे पहले एक चीज और डालता है। फाई जो अभी मैं फाई बोला कि फाई चेंज होगा तो सारा खेल होगा, फाई चेंज होगा तो सारा खेल होगा। तो फाई कैसे चेंज कराया जा सकता है? तो देखो फाई को चेंज कराने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। अगर बी को चेंज करें तो भी फाई चेंज हो जाएगा, और फाई चेंज हो जाएगा तो सब इंड्यूस ईएमएफ चेंज, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, चार्ज आएगा, पावर आएगा। अगर एरिया को चेंज करें तो भी सब कुछ होने लगेगा, और अगर एंगल को चेंज करें तो भी पॉसिबल है ये सारी चीजें होने लगे। तो मान लो मैं पहले एक एक केस लेता हूं, एक एक केस तुम्हें समझाता हूं, फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। मान लो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ मान लो कोई क्वाइल है, और ऐसा क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब यही है, क्रॉस का मतलब इसका रेजिस्टेंस मान लो आ रहा है, ठीक है। इस क्रॉस का मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन है, या इनसाइड द प्लेन है। और अगर ये डॉट होता तो डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन है, समझे? तो अब क्या हुआ, ये बात होती कि आउट ऑफ द प्लेन है। अब तुमसे जो सवाल मैं पूछूंगा बताना। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बी चेंज करने लगूं, बी चेंज करने लगूं तो क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होगा ना, फ्लक्स में चेंज होगा ना, तो फाई बराबर क्या है? बी ए कॉस थीटा। अगर मान लो मैं बी चेंज करने लगूं तो डी फाई हो जाएगा, इंटीग्रेट डी बी ए कॉस थीटा। अब यहां पे देखो इस प्लेन का एरिया किधर है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? देखो एरिया प्लेन के एरिया, प्लेन का मतलब ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। जैसे मेरा हाथ है, इसका एरिया ये है, इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। अब तुम इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो एंगल होता है थीटा, थीटा एंगल होता है किसका? वेक्टर बी एंड वेक्टर ए के। तो बी किधर है? माइनस के कैप में, अंदर की तरफ, और एरिया भी उसी डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और बी बढ़ाने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एंगल चेंज होने वाला है। तो इसका मतलब ए और कॉस थीटा क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं डी फाई को क्या लिखूंगा? ए कॉस थीटा इंटू डी बी। अच्छा, ए बात हो गई। अगर हम क्या बी को चेंज करते हैं तो ये केस आता है। अच्छा, अगर मान लो बी चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, अगर मान लो हम किसी टाइम इंटरवल में बात करते हैं कि इनिशियल में बी वन था, इनिशियल में बी जो था बी इनिशियल था, और बाद में जो है बी फाइनल हो गया। तो मैं डेल्टा फाई क्या लिखूंगा? डेल को डेल्टा कर दिया, और ये हो गया ए कॉस, और इसको क्या कर दिया? डेल्टा बी है। डेल्टा बी क्या होगा? बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर ए चेंज होता तो मैं क्या लिखता? डेल्टा फाई इज इक्वल टू कुछ नहीं लिखता, बी कॉस थीटा इंटू बी कॉस थीटा इंटू बी कॉस थीटा इंटू, बताइए बताइए क्या लिखता? डेल्टा ए टू माइनस ए वन। और अगर इसी तरीके से कॉस थीटा चेंज होता तो मैं कॉस को चेंज करके लिख देता। तो ये तीनों फॉर्मूला आपके साथ सामने लिखा हुआ है, एनी वन कैन बी यूज्ड, एनी वन। और अगर इनमें से डिफरेंशियल इक्वेशन का भी अगर हमें यूज करने की जरूरत पड़े तो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला ऑल्सो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डिफरेंशियल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। वी नो एवरीथिंग, ठीक है। तो जैसे सवाल था जेईई मेंस 2021 का सवाल है, लास्ट ईयर ही, इसमें तुमसे पूछ रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ करंट,
पूछा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है, मिली एम्पियर में करंट पूछा गया है, तो हमारे लिए बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि देखो इसने क्या बोला है, 5 भी दिया हुआ है, 10t² प्लस 20t। अब तुम बताओ क्या इसका एरिया चेंज हो रहा है, क्या एक मतलब खींच के बड़ा या कंप्रेस करके छोटा किया जा रहा है, नहीं। क्या बी और ए के बीच का एंगल चेंज किया जा रहा है, नहीं भैया। ए का एंगल अंदर की तरफ है और बी भी अंदर की तरफ है, तो एंगल तो 0 डिग्री है। तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, बी चेंज हो रहा है। देखो टाइम बढ़ाओगे, टाइम बढ़ाने के साथ साथ बी वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब बी वेरी कर रहा है, तो मैं इंड्यूस ईएमएफ क्या निकालूंगा, ई बराबर होगा माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस डी की जगह पे लिखूंगा डी बी ए कॉस थीटा बाई डी टी। अच्छा कॉस थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो मैं इसको 1 ही पुट कर देता हूं, या 180 लेके माइनस कर लो, तो ये मतलब तुम एरिया बाहर भी ले सकते हो। तो ये तो मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है, तो इट्स डजंट मैटर फॉर ई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हटाई दो, ये हो जाएगा ए इंटू डी बी बाई डी टी। अब बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या है, 10t² प्लस 22, तो ई की वैल्यू हो जाएगा ए कितना है, एरिया कितना है यार, एरिया नहीं दिया गया है क्या, in the figure the magnetic flux in the loop increase इतना, where 5 is the milliweber in t second, uh, the magnitude of current through resistor R बराबर 2 at t बराबर 5 सेकेंड इज, ठीक है कोई बात नहीं है। तो हम एरिया पहले निकाल लेते हैं, 5 बराबर क्या होगा, वी cos थीटा, इसमें एरिया मस्ट बी गिवन, आई गेस। So in this question, just wait. Where is it? हाँ, तो इन दिस क्वेश्चन हमें एरिया की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट 5 दे रखा है। एक्चुअली 5 भी था, मैं उसे बी समझ रहा था, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट 5 ही है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो ना, ये हो जाएगा 20t प्लस 20, और किस टाइम पे पूछा गया है, किस टाइम पे, 5 सेकेंड पे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 20 25 100, 20 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, ई बराबर हो जाएगा 100 प्लस 20 120 हो गया। इंड्यूस एमएफ 120 आ गया, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट बराबर होता है वी बाई आर, तो ये हो जाएगा 120 बट आर कितना है यार, आर है 2, तो ये लगभग लगभग 60 मिली एम्पियर आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये बहुत ही इजी सवाल था, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर अस। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, जस्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन था कि अगर कभी भी हमें इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना हो, तो दिस इज अ बेसिक फार्मूला, और दीज आर द डायरेक्ट फार्मूलाज जो हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। डिपेंड करेगा कि हमारे साथ सामने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा, पहला सवाल बहुत बेसिक था, दैट वाज एनीवन कैन डू दिस, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं लेंस लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे फाइंड करते हैं। एक्चुअली देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब भी कभी भी लेंस लॉ क्या कहता है कि लेंस लॉ कहता है दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, ऑन विच कंजर्वेशन, दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें हम बात करेंगे भी कि व्हाई इट्स बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या है, लेंस लॉ क्या है, एक्चुअली लेंस लॉ इज नथिंग, लेंस लॉ में ऐसा बोला जाता है जैसे एक कुंडली थी जिसमें चुंबक को लेके आ जा रहा था, तो जैसे जैसे पास लेके आओगे ना, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो करंट इस कदर पैदा होगा, करंट उस डायरेक्शन में पैदा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रोक सके। मतलब वो चाहे कि फ्लक्स में पैदा ना हो, और फ्लक्स में पैदा ना होने के लिए क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना बढ़े, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना बढ़ने के लिए खुद इधर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बात समझे। तो तुम ही बताओ किधर करंट पैदा हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हो। तो ऑफ कोर्स
एक कुंडली में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हो? अगर करंट इधर है तो करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को कर्व करते हैं, अंगूठा बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसका नीचे की तरफ बढ़ रहा है, हम क्या चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़े ना घटे, तो ऊपर की तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो अपने अंगुलियों को ऐसे कर्व करो तो पता चलेगा अच्छा इस डायरेक्शन में करंट पैदा होगा। तो यही लेंज लॉ है। लेंज लॉ ने बोला था कि इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करते हैं जिसकी वजह से वो खुद पैदा हुआ है। बात समझ में आया? दिस इज बेस्ड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। पूछा गया है कि किस पे आधारित है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे। किस पे? एनर्जी। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अब तुम बताओ, अगर अंदर के जैसे एक एग्जांपल है, अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएं तो करंट किधर पैदा होना चाहिए? तो अगर अंदर के डायरेक्शन में करंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो करंट इस कदर पैदा होगा कि वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में दे। तो ऑफ कोर्स बाहर के डायरेक्शन में अगर तुमको करंट चाहिए तो मोड़ो उंगलियों को, ऑफ कोर्स इस तरीके से मुड़ेगा। एक कौन सा क्या है, एक क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है? अगर नेक्स्ट केस मैं तुमसे पूछूं कि अगर कोई ऐसा है और बाहर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बढ़ रहा है, तो करंट किधर पैदा होना चाहिए? जल्दी बताओ, करंट किधर पैदा होना चाहिए? तो ऑफ कोर्स करंट बाहर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो हम चाहेंगे कि अंदर के जो इंड्यूस करंट आए उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर के दिशा में हो, इसके अपोजिट दिशा में हो, तभी तो अपोज कर पाएगा। तो अगर बढ़ रहा है तो अंदर की दिशा में हो, तो करंट किधर होगा? इधर होगा। तो दैट विल बी क्लॉकवाइज। अगर मान लो ये घट रहा होता तो घट रहा होता तो ये चाहता कि घटे ही ना, तो इसका मतलब इसके सपोर्ट में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता बाहर की तरफ, तब हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो कितने लोग को समझ में आया कि लेंज लॉ ने क्या बोला था और कैसे हम क्या करते हैं, कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम मैग्नेटिक इंड्यूस करंट का और इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अब तीसरी बात जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि मान लो जिससे सवाल आया था कई बार एएमयू बीटेक में, अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है वी वेलोसिटी से, तो एक कुंडली तुम्हें पता है कि एक चुंबक जैसा काम करती है, तो एक कैसे पोल जैसा काम करेगा? तो तुम बताओ ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा क्या कि पास आ रहा है? ये चाहेगा क्या कि भैया तुम मेरे पास आओ? नहीं, ये तो चाहता है कि तुम अपोज करना। तो ये खुद चाहेगा कि दूर जाए। दूर जाए मतलब ये प्रतिकर्षण करना चाहेगा। तो अगर ये प्रतिकर्षण करना चाहेगा तो कैसे पोल जैसा बिहेव करेगा? तो एक खुद नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। बात समझ में आ रहा है? एक खुद नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अच्छा मान लो अगर ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होता तब क्या होता? तब ये साउथ पोल जैसा बिहेव करता है। चाहता नहीं कि दूर जाए, ये चाहता कि पास आओ। तो पास आने के लिए अट्रैक्शन फोर्स लगाना पड़ता, तो इसे कैसा बिहेव करना पड़ता? साउथ पोल जैसे बिहेव करना पड़ता। तो इस पे सवाल आए हुए हैं, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। PYQs ही करवा रहा हूँ, बाकी का फालतू कोई भी सवाल नहीं लूंगा। कोई सवाल खैर फालतू होता नहीं है, लेकिन PYQs कराऊंगा तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम टाइम में कॉन्फिडेंस ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे एक सवाल है, इसको तुम गलती ना करना, जेईई मेन 2021 में ही है। अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन बिलो, जिसमें इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है। ठीक है, द करंट इंड्यूस इन अ कॉइल बिकॉज बी इज, बोल रहा है कि इसमें एक इंड्यूस करंट पैदा हुआ है। क्यों? पहला, बिकॉज बी इज क्या? आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग विद टाइम। क्या पहला केस बोल रहा है कि बी जो है आउटवर्ड है और टाइम के साथ घट रहा है। तो तुम बताओ एक किधर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है भैया? एक बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है और ये बोल रहा है कि अगर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो ये इसके सपोर्ट में पैदा कर रहा है। तो इसका मतलब ये बात सही है। ऑफ कोर्स दिस इज राइट। अगर ये होता आउटवर्ड इंक्रीजिंग विद टाइम, अगर आउटवर्ड टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होता तो इस डायरेक्शन में लगाता ही नहीं, या अपोजिट डायरेक्शन में लगाता। क्योंकि क्या चाहता है? ये क्या चाहता है? अपोज करना चाहता है, अपोज करना चाहता है। देखो अगर घट रहा होगा तो उसके सपोर्ट में आके उसको कांस्टेंट रखने के लिए उसको बढ़ाएगा, और अगर बढ़ रहा होगा तो उसके अपोजिट में जाकर उसे घटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? यही तो लेंज का नियम है, यही तो लेंज लॉ है कि हमेशा उस कारण कि देखो बढ़ोगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तभी भी दिक्कत है, क्योंकि फाई में परिवर्तन होगा।
मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और घटेगा तो भी दिक्कत है क्योंकि तब भी फाई में परिवर्तन होगा। तो ये ना तो बढ़ाना चाहेगा और ना ही घटाना चाहेगा। अगर बढ़ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड तो उसके अपोजिट जाके घटाने की कोशिश करेगा, और अगर घट रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड तो उसके सपोर्ट में आके बढ़ाने की कोशिश करेगा कि भैया बढ़ मत भैया घट मत, कांस्टेंट रहे। ठीक है, आपको समझ में आया सवाल? अल्फा पार्टिकल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट अल्फा जी? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एएमयू में हूबहू सवाल आया हुआ है। बोल रहा है कि कंसीडर अ मेटल ring kept in a horizontal plate, a bar magnetic is hold above the ring with its length along the central axis of ring. If the magnet is now dropped freely, the acceleration of falling magnet क्या होगा? मोर देन जी, इक्वल टू जी, लेस देन जी। बहुत सिंपल सवाल है। अच्छा, ये जब ये तुमने फ्री छोड़ा तो ये किसी वेलोसिटी से रिंग की तरफ बढ़ रहा होगा। अब ये जो कॉइल है, रिंग क्या है, क्या ये चाहता है क्या कि भाई तू आ जा, मुझे पार करके चला जा? नहीं, जैसे जैसे इसके करीब आएगा इसमें क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ इसका अपोज करेगा। ये चाहेगा कि भैया तू मत आ। मतलब ये एक नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा और इसका अपोज करेगा। तो इस चुंबक को देखो, इस चुंबक किसके मुंह से नीचे आ रहा था? एमजी के मुंह से नीचे आ जा रहा था, लेकिन इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगने लगा क्योंकि नॉर्थ पोल जैसा काम कर रहा है। तो एक फोर्स इसके ऊपर लगने लगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? mg माइनस, देखो ma बराबर क्या होगा? mg माइनस एफ एम। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? mg माइनस एफ एम बाई एम। मतलब एक्सेलरेशन तुम ही बताओ, अगर एफ एम नहीं होता तो एक्सेलरेशन जी के बराबर होता, लेकिन ऊपर की तरफ एक फोर्स धक्का दे रहा है, तो इसका डेफिनेट सी बात है कि इसका एक्सेलरेशन जी में से कुछ कम हो जाएगा, तो दैट विल बी लेस देन जी। दैट इज आवर आंसर। कितने लोग को समझ में आया? आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। आप सारे मित्रों को, जितने लोग भी क्लास में उपस्थित रहते हैं, बहुत अच्छे। तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, एएमयू में आया हुआ है लास्ट ईयर। आप एएमयू की चैप्टर वाइज पीवाईक्यू डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप से, और वहां से बैठ के आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो घबराने की कोई बात नहीं। अपने अलीग भाइयों के लिए एसटीबीजी जिंदाबाद, आप सारे लोग बोले। तो एक कुछ समरी था फैराडे लॉ का, कि मैग्नीट्यूड ईएमएफ प्रोपोर्शनल होता है, और इफ द रेट इज कांस्टेंट देन ईएमएफ कांस्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर रेट कांस्टेंट है तो ईएमएफ कांस्टेंट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता है कि रेट कांस्टेंट हो, इसलिए उन सारे केसेस में एसी करंट आता है। अगर मान लो डी5/dt अगर कांस्टेंट है तो जो आई होगा वो डीसी होगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो जो आई होगा वो एसी होगा। समझे? तो हम एसी करंट इससे पैदा कर सकते हैं, एक चुंबक से भी एसी करंट पैदा किया जा सकता है। ये हम देखेंगे कैसे किया जा सकता है, बट एक्चुअली हमें यहाँ थ्योरी में बहुत ज्यादा नहीं घुसना है। मैंने थियोरी देखो, फिर मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ उसी तरफ। इसीलिए ना ये सब कहानी में लिख के नहीं लेके आता हूँ, इसीलिए मैं अपने हाथों से फॉर्मूला सिर्फ लिख के लेके आया हूँ, ताकि मैं इधर उधर भटकू ना। ठीक है, लेकिन फिर मैं उधर जा रहा हूँ, फिर तो वही वाली वीडियो हो जाएगी, फिर तो न्यूमेरिकल की वीडियो बन ही नहीं पाएगी, फिर लंबी खींच के चली जाएगी। पर हमें शॉर्ट में खत्म करना है, तो इसे हटाते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम सो नहीं रहे हो, बस चेक करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज। क्या पूछ रहा है? किसके रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है इंड्यूस ईएमएफ? मैग्नेटिक इंडक्शन के, इंड्यूस करंट के, मैग्नेटिक फ्लक्स के, या मैग्नेटिक फील्ड के? ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स के। समझे? तुम्हारा आंसर सही था या रॉन्ग, सोच के बताना कमेंट में। ठीक है, और जिनको जिनको अच्छा लग रहा हो कि भैया इस सीरीज को आगे रखो, हमें रैपिड सीरीज से बहुत कुछ, मास्टरमाइंड सीरीज कहो इसे, मास्टरमाइंड कह रहा हूँ, सॉरी, फार्मूला मास्टर सीरीज से मुझे सीखने को मिल रहा है, तो बताना, मैं इसे आगे भी बढ़ाऊंगा। ठीक है, फैराडे लॉ इंडिकेट्स हाउ टू कैलकुलेट द क्या। फैराडे लॉ क्या बोलता है कि क्या कैलकुलेट करने के लिए? ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं फैराडे लॉ से। ठीक है, द फ्लक्स कैन चेंज ड्यू टू, फ्लक्स कैसे चेंज किया जा सकता है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके,
या एरिया में चेंज करके, या एंगल में चेंज करके, या सब में चेंज करके। ऑफ कोर्स इनमें से किसी एक में भी चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अब एक और सवाल जेईई मेन 2017 में आया हुआ है। तुम लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है कि नहीं जी अल्फा जी? ओके, तो in a coil of resistance 100 ohm, a current is induced by a changing the magnetic flux through as on in figure. The magnitude of change in flux through the coil is actually हमसे पूछा जा रहा है कि magnitude of change in flux मतलब डेल्टा फाई पूछा जा रहा है। अच्छा भैया डेल्टा फाई निकाले कैसे? तो संदीप भैया एक काम करिए ना, एक काम करिए, देखिए ये जो आई होता है ये कुछ नहीं होता है, ई बाई आर होता है, और ये जो ई होता है माइनस डी फाई बाई dt होता है, और इंटू आर हो गया। तो ये जो डी फाइव बाई डी टी होगा ना, ये जो डी फाइव मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो मैग्नीट्यूड ले लो। तो ये मैग्नीट्यूड जो होगा ना, देखो ये माइनस डी फाइव बाई डी टी क्या होगा, आई आर इंटू डी टी। तो ये मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, ये होगा आर और इंटू आई इंटू डी टी। ये आई इंटू डी टी है क्या मेरे भाई, ये आई इंटू डी टी एरिया ही तो है। आई इंटू डी टी देखो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो तो ये मिल गया डेल्टा फाइव। ये क्या हो जाएगा, आर बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी क्या है? अरे भैया ये तो एरिया है, बूझे एरिया है कि नहीं है? हाँ या ना बोल दो एक बार, प्यार से बोलिए जय माता दी। ओके, तो इसका एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना भैया, बेस है 10, और ये कितना है, ये है 0.5 को 1/2 लिख लो, ये 5 और 2 दूना 2.5, तो ये हो गया 2.5। तो ये इसकी वैल्यू आ रही है 2.5। बात समझ में आ रहा है? तो डेल फाई क्या होगा, आर आर। अब मैं इसको डी फाई का इंटीग्रेशन डेल फाई कैसे लिखा, मैं बोला हूंगा कि फाई इनिशियल से लेके फाई फाइनल तक, यही ना इंटीग्रेट करोगे तो लिखोगे ना। और डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है, और फाई इनिशियल और फाई फाइनल लगा दिया होगा तो डेल फाई आ गया होगा। आर की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस 100 है भैया, और दैट इज 2.5, तो ये क्या आएगा भैया 250 वेबर। 250 वेबर। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, आई विल, मैं अलग से अच्छे से लिख दूंगा, प्यार से लिख दूंगा। तो अल्फा जी जो हमारे साथ भूत है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑफ कोर्स आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, तुम खुद से करना। ओके, तो दिस इज द नेक्स्ट सवाल। देखो अभी हम फ्लक्स, फैराडे लॉ और लेंज लॉ के सवाल कर रहे हैं। अगले में हम मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ के सवाल करेंगे। फिर अगले में हम, मतलब देखो 3 लेक्चर बनेगा, जहां तक मुझे लगता है। मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, 3 लेक्चर बनेगा और ईएमएफ तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से एसी में 2 लेक्चर बनेगा, एकदम मस्त रिवाइज हो जाएगा और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में एएमयू की पीवाईक्यू लगवा दूंगा। ये फिर इससे क्या होगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और तगड़ा हो जाएगा, तुम फिजिक्स में फोड़ के आओगे, बोलोगे संदीप भैया हम फिजिक्स लगा ले रहे हैं। चलो अगला सवाल, द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट, फाई की वैल्यू इतना है। अबे फ्लक्स पूछ दिया यार, फ्लक्स लिंक विद, देखो क्या पूछ रहा है कि फ्लक्स दिया गया है और इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है। अब इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, वो होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दो तो 10, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, माइनस 50t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 50 प्लस 0। अब t की वैल्यू पुट करो 3, अच्छा ये माइनस में होता है ध्यान रखना, तो लास्ट में माइनस भी लगाना है आपको। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 60, तो ये कितना हो गया -10 वोल्ट। कई लोग +10 वोल्ट मार देंगे, लेकिन देखो यार क्या पूछा गया है, फ्लक्स पूछा गया, मैग्नीट्यूड सिर्फ नहीं पूछा गया, तो हमें माइनस के साथ देना पड़ेगा। दैट इज आंसर। यहाँ पे एक माइन्यूट डिस्टेंस सीखने वाली ये बात थी कि हम माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ फ्लक्स के बेसिक सवाल, फैराडे लॉ के बेसिक सवाल। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार एक चीज और था, एक चीज और था कि हमने 3 तरीका सीखा कि फ्लक्स में कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्लक्स में तुमने बोला भैया एरिया चेंज कर दो, फिर बोला बी चेंज कर दो, और फिर बोला एंगल चेंज कर दो, मतलब एंगल चेंज कर दो। देखो एंगल ऐसे भी चेंज हो सकता है कि हम इसको ओमेगा से घुमाएं। अब जैसे तुम ओमेगा से घुमाओगे तो देखो अभी ये ऐसे रखा गया है,
और मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है तो इस टाइम पे जीरो है। इस टाइम पे देखो एरिया वेक्टर और बी एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन जैसे जैसे घुमाओगे, अब मान लो इसको घुमा के ऐसे लेके गए तो एरिया वेक्टर इधर जा रहा था और ये चीज इधर जा रही है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अरे पहले ऐसे था, मैं इसको घुमा के ऐसे कर दिया, अब जब ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ था, तो एरिया वेक्टर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये दोनों की दोनों चीजें क्या है, अंदर के डायरेक्शन में है, तो ये पैरेलल है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो एरिया वेक्टर तो आई गैप में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जे गैप में है, तो एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, एंगल अब 90 डिग्री हो गया। तो ओमेगा से घुमाऊंगा, अगर ओमेगा से मैं इसको रोटेट करवाऊंगा तो ये क्या, देखो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा कुछ नहीं होता है, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगल में चेंज करवा रहा है। जैसे वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस में चेंज करवाता है, उसी तरीके से अगर एंगल में चेंज करेगा तो ओमेगा होगा। चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। उसी तरीके से चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ओमेगा, कुछ नहीं है। फिर टाइम के साथ क्या कर रहा है, थीटा एंगल को चेंज करा रहा है। तो देखो जब एंगल को चेंज करा रहा है तो शुरू में टी बराबर जीरो पे दोनों एक दूसरे से पैरेलल थे। ध्यान से सुनना मेरे कॉन्सेप्ट को, अभी अभी 1 मिनट में तुम्हें साफ समझ में आ जाएगा सारा खेल। ये देख के तुम डर गए होगे लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, अभी डरो नहीं, अभी डरो नहीं। जब शुरू में टी बराबर जीरो था तो क्या था, क्या था, बी जो था पैरेलल था ए के। लेकिन टी बराबर किसी टाइम टी पर है, टाइम टी पर जो थीटा हो गया, अब इस समय पे थीटा क्या था, जब दोनों पैरेलल थे तो 0 डिग्री था, लेकिन किसी टाइम टी पे थीटा कितना, एक थीटा कितना घूम गया होगा, तो देखो ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी, तो थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा टी, तो ये कितना हो गया होगा, ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है? तो तुम सोचो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया होगा, ओ ए हो गया होगा बी ए कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ये तो बात सही कह रहे हैं आप, वो दिक्कत नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ, अरे तुम बोलो ना, ऐसे बोल सकते हो ना, ऐसे बोल सकते हो ना, तुम कहो हाँ भैया। अब मैं बोलूंगा कि भैया ये जो डेल्टा फाई है, ये जो डेल्टा फाई है, एक काम करिए इसको ना डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ई इज इक्वल टू क्या होगा, डी फाई बाई डी टी, ई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। जरा इसको डिफरेंशिएट करिए, जरा इसको डिफरेंशिएट करिए। तो जैसे फाई बराबर क्या था, एन मतलब है नंबर ऑफ कॉइल, मैं नंबर ऑफ कॉइल एक लेके चल रहा हूँ, तो एन बराबर है नंबर ऑफ कॉइल, तो इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एन भी ये तो कांस्टेंट है और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस से माइनस हट गया है, क्या आ गया, एन बी ए साइन ओमेगा टी। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है, कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? और साथ में एक और चीज आ जाएगी ओमेगा, बात में साथ में एक और चीज आ जाएगी ओमेगा, दैट विल बी। इससे क्या पता चलता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ है यह एसी वोल्टेज है, दिस इज नॉट अ डीसी वोल्टेज। ये कैसे वोल्टेज है मेरे भाई, दैट इज अ व्हाट, विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज दिस, दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ एसी वोल्टेज। तो इससे जो करंट पैदा होगा, इससे जो करंट पैदा होगा दैट विल बी ऑल्सो एसी करंट। तो अगर तुम किसी क्वाइल को ऐसे घुमाओगे तो उससे क्या पैदा होगा, एसी करंट पैदा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। क्वाइल रोटेशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, अगर हम कभी क्वाइल को रोटेट करते हैं तो ये चीज सामने से निकल के आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है। अच्छा, अगला सवाल, पहले एक सवाल कर लेते हैं, ये जेई एडवांस का सवाल है। अच्छा तुमने एक एक बात गौर किया होगा, एक बात गौर किया होगा कि देखो फाई में चेंज हुआ, क्या पैदा हुआ, ईएमएफ। ईएमएफ अगर पैदा हुआ तो क्लोज लूप है तो करंट पैदा होगा, इंड्यूस करंट, ये करंट नहीं इंड्यूस करंट। और अगर इंड्यूस करंट है तो इंड्यूस चार्ज है, और अगर कोई चार्ज, और अगर कहीं पे चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ये जो होगा इलेक्ट्रिक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब उसका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में होंगी, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो लाइंस होती है वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये जो सवाल है इसको तुम थोड़ा सोच के बताना। तुम्हें एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी,
तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। किसी ने पढ़ा है? एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पाथ में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन एक बात मैं तुम्हें यहां से जुड़वा देता हूं कि अगर वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेंगी। ये 2 बार सवाल आ चुका है, एक बार मेन में भी, एक बार एडवांस में भी। क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा देखो, ये चीज जो है, अबे पहला जो चीज है, एक किसी चार्ज को दर्शा रहा है, क्योंकि इससे इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो ये कौन सा चार्ज हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, चुंबक। ये बोल रहा है कि कौन सी चीज ना, कौन सा पैटर्न जो है दोनों के लिए वैलिड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये तो सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज को दर्शा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसी रेस्ट में पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। और एक किसको दर्शा रहा है? निगेटिव चार्ज को दर्शा रहा है। तो ये प्योरली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी प्योरली इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये एक चुंबक को दर्शा रहा है, ये भी क्या है? प्योरली मैग्नेटिक फील्ड है। एक क्या है? प्योरली मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि चुंबक में क्या होता है, ये चुंबक है, एक तरफ एस होता है, एक तरफ एन होता है। कितने लोग जानते हैं कि एक तरफ साउथ पोल होता है एक चुंबक का, एक तरफ साउथ पोल होता है और एक तरफ नॉर्थ पोल होता है। और नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और कहाँ घुसती हैं? कहाँ घुसती हैं भैया? साउथ पोल में, ठीक है। और अंदर इसके उल्टा होता है। तो ये हम सबको पता है। तो ये तो प्योरली क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये जो चीज है ना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी पॉसिबल है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉसिबल है, लेकिन किसके लिए? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर। तो ये सवाल जे एडवांस में भी आ चुका है, जे मेंस में भी आ चुका है, और हमारे दिमाग में आता है कि कोई आंसर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी फील्ड लाइंस क्लोज पाथ में एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो ये सवाल अच्छा था। कितने लोगों को ये सवाल समझ में आ गया? आई होप। देखो यार, मैं हाथ से लिख के लेके आया हूं, तो कोई तुम लोग को इससे प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं इसकी स्लाइड भी बना के ला सकता था, लेकिन फिर कहानी हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट में बता दो कि भैया आप रद्दी सस्ता वाला ग्राफिक यूज कर रहे हो, हाथ से अभी भी लिख रहे हो, जमाना कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है, प्रॉब्लम है क्या अल्फा जी? ओके चलो, अब इस सवाल एक और रोटेशन पे बेस्ड है। बोल रहा है कि अंदर के साइड में मैग्नेटिक फील्ड है। तुम्हें दिख भी रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड में है, और ये जो कॉइल है इसको ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है, यूं 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 रोटेट कराया जा रहा है। तो बताइए कि ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा इस रिंग में? तो तुम बताओ, अगर इसको, जैसे ये है मेरा चीज, अब अगर मैं इसको यूं रोटेट करवाऊं तो क्या एंगल चेंज हो रहा है क्या? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है क्या? नहीं। और क्या एरिया चेंज हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। पहले इस पूरे एरिया से निकल रही थी, अभी भी पूरे एरिया से ही निकल रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे में है। तो क्या चेंज हो रहा है? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब फ्लक्स ही नहीं, जब कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा क्या? फाई चेंज होगा क्या? फाई में चेंज ही नहीं होगा। जब फाई में चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा, खत्म। इंड्यूस ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा ना। कितने लोग को समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? अच्छा सवाल था, समझ में आया। लेकिन यही सवाल ऐसे हो जाए कि अब मैं ऐसे नहीं रोटेट करवा रहा हूं, अब मैं इसको ऐसे रोटेट करवा रहा हूं। तो देखो, पहले एंगल 0 था, अब एंगल 90 हो गया, फिर एंगल घटने लगा घटने लगा घटने लगा, फिर 0 हो गया, फिर 90। तो अब एंगल चेंज हो रहा है। तो इस केस में क्या आंसर होना चाहिए? इस केस में क्या आंसर होना चाहिए? इस केस में हमारा आंसर होगा फाई बराबर क्या आएगा? अगर हम ओमेगा टी मान लें, किसी टाइम टी पर एंगल कितना है? ओमेगा टी है, तो फाई बराबर क्या होगा? बी ए कॉस ओमेगा टी। अब अगर मुझे क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी ए माइनस साइन ओमेगा टी। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दैट इज बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। दैट इज आवर आंसर। कितने लोग को समझ में आया? आपको समझ में आया जी अल्फा जी? ये क्या था? ये ऐसे रोटेट हो रहा था ना, तो ओमेगा अब चेंज हो रहा है, अब एंगल चेंज हो रहा है। आप ही बताइए, जब एंगल चेंज हो रहा है तो फाई चेंज होगा कि नहीं होगा? और ऐसा केस अभी हमने देखा था क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो लेंज लॉ होता है
बेस्ड ऑन किस पे होता है? बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, लेंज लॉ इज द अकॉर्डेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर, ये सवाल आपके लिए है, अल्फा जी भूत जी के लिए है। लेंज लॉ इज द अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड चौथा एनर्जी। व्हाट अबाउट व्हाट? ऑफ कोर्स एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल ही नहीं है, तो अगला पार्ट है मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये देखो यार, मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ जनरेट होगा, देखो मोशन की वजह से फ्लक्स पैदा होगा, अब फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो दैट विल बी हैश टैग 2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार, मैं पहली बार इस बना रहा हूँ, तो मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपने राय बताएं कि हाउ वाज दैट। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो यू कैन डेफिनेटली टेल मी, मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। एंड यू कैन टेल मी ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपको लगता है। तो बाकी चलिए मिलते हैं, ये बोर्ड वाले भी देख सकते हैं। दिस इज बेस्ट फॉर न्यूमेरिकल पर्पज, मतलब अब तक आपने जो भी पढ़ा हो डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी आइडिया है तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। जेई मेन देने से पहले आप इसे देख के जाइए, एमयू एग्जाम देने से पहले आप मेरे सारे लेक्चर्स को देख के जाइए। चल, तो डीपीपी लगाना मत भूलिएगा, डीपीपी ऐप पर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, चाय।